साथियों, आज के मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के सेशन में बोरोवर के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, और वो महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से प्रताड़ित होकर यदि किसी व्यक्ति के मल्टीपल लोन डिफॉल्ट हो जाते हैं और उन मल्टीपल लोन के डिफॉल्ट हो जाने पर यदि उस बोरोवर द्वारा प्रायर नोटिस दिए गए हैं, सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, आर्बिट्रेशन, क्रिमिनल कंप्लेंट, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिसेज हैं, यदि उन पे जवाब आपत्ति अगर दे दी गई है तो ऐसी स्थिति के अंदर यकीन मान के चलना कि बैंक एनबीएफसी ने भले ही आपके ऊपर केस फाइल कर दिए हो, लेकिन उन्हें करना तो सेटलमेंट ही पड़ेगा आपसे। आखिर क्यों मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं कि लाखों रुपए के लोन देने वाली बैंक एनबीएफसी को उनके केस करने पर भी उन्हें सेटलमेंट आपसे करना पड़ेगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन एक एक टॉपिक हमारे अनुभवों पर खरा उतरा हुआ है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। सबसे पहले बात करते हैं कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से त्रस्त होकर यदि किसी व्यक्ति के मल्टीपल लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं तो वह व्यक्ति अपने नाम से स्पीड पोस्ट के थ्रू संबंधित बैंक और एनबीएफसी को एक प्रायर नोटिस देता है। अब जाहिर सी बात है, प्रायर नोटिस में कोई कुबेर का खजाना नहीं है, लेकिन यदि वह किसी लीगल एक्सपर्ट की राय के अनुसार बना हुआ है, यदि उसमें जरूरी समस्त तथ्यों का समावेश किया हुआ है, तो ये मान के चलना कि आप लोन क्यों नहीं भर पा रहे हैं। सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, आर्बिट्रेशन, क्रिमिनल कंप्लेंट, सरफेसी, जितनी भी कानूनी कार्रवाइयां है उससे संबंधित आपने अपना कौन सा पक्ष नोटिस में लिखा, नोटिस में आपने कौन सी जानकारी एनबीएफसी या बैंक से चाही गई है। यदि इन तथ्यों पर एक कंप्लीट प्रायर नोटिस आपने यदि एनबीएफसी कंपनी या बैंक को दिया है तो मेरा दावा है कि आज तक कोई भी बैंक या एनबीएफसी पॉइंट टू पॉइंट आपके नोटिसेस का जवाब नहीं दे पाई है, और उनका रिजॉइंडर हमेशा से ही एक इनकम्प्लीट रिजॉइंडर रहा है। पर कई लोग क्या गलतियां करते हैं, एआई से नोटिस जनरेट करा देते हैं, ऐसे लोगों से संपर्क कर लेते हैं जिन्हें कोई कानूनी ज्ञान ही नहीं है। ये उन लोगों की गलती होती है। बाकी आप कोई भी प्रायर नोटिस भेजें, वह एक लीगल एक्सपर्ट की गाइडलाइन पे बना हुआ हो और वो नोटिस आपके स्वयं के माध्यम से जाना चाहिए, क्योंकि ये मेरा कहना है कि दुनिया में सबसे बड़ा वकील यदि कोई व्यक्ति का है तो वह स्वयं ही है और कोई दूसरा नहीं है। आपने प्रायर नोटिस भेजा, प्रायर नोटिस की कॉपी अपने पास सुरक्षित रख ली, उसकी डाक रसीद संभाल के रख ली, और 8-10 दिन बाद आपने उसकी इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग रिपोर्ट कि वह किस किस तारीख को डिलीवर हो गया, डिलीवरी रिपोर्ट निकाल ली। यदि कोई नोटिस रिटर्न आ गया, बंद लिफाफा संभाल के रख लिया, किस रिमार्क के साथ आया है देख लीजिए। प्रायर नोटिस भेजने के बाद आपको परेशान किया जाता है रिकवरी एजेंट द्वारा। अब ये ध्यान रखिए कि चूंकि आप प्रायर नोटिस भेज चुके हो तो अपनी मां को डाकन कौन कहेगा। रिकवरी एजेंट हमेशा ऐसा कहेंगे कि आपके नोटिस से कुछ नहीं होता है। तो ये भी ध्यान रखिए कि 100 नोटिस यदि एनबीएफसी या बैंक भी देते हैं ना, उनमें उनके 96 नोटिस से कुछ नहीं होता है, लेकिन आपका ये एक प्रायर नोटिस जो कानूनी तरीके पे गया है वह कर्ण के कवच और कुंडल का काम करता है। प्रायर नोटिस आपने भेज दिया, अब उनकी तरफ से शुरू हुआ रिकवरी का तांडव। रिकवरी के अंदर फर्जी रिकवरी कॉल आते हैं, फर्जी पुलिस के नाम से, फर्जी वकील के नाम से,
धमकाया जाता है, डराया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अवेयर है, जो अपने अधिकारों को जानता है, जो एडवोकेट नरेंद्र जोशी के प्रत्येक लाइव में जुड़ा है या प्रत्येक लाइव देख चुका है, एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने वाली रिकॉर्डिंग को जिसने सुन लिया है, जिस साथी ने इन तमाम चीजों को देखा है, वह कानून को बारीकी से समझ लेता है। और कानून को बारीकी से समझने वाला व्यक्ति रिकवरी एजेंट को चुटकियों पर निपटता है, चुटकियों पर। कोई इंसान यदि लगातार वीडियो देखकर, लगातार सारी जानकारी होने पर, हाथ में इंटीमेशन लेटर होने पर भी यदि रिकवरी एजेंट से डरता है, तो इस दुनिया में उससे नामर्द और कमजोर इंसान कोई भी नहीं है। क्योंकि रिकवरी एजेंट वो इंसान जो महज एक मामूली सी एजुकेशन के साथ गले में गमछा डालकर आपके वहां आ गया, उस व्यक्ति से वो लोन की वसूली करने जा रहा है, जिस व्यक्ति की एक ईएमआई उसकी सैलरी से ज्यादा है, तो इसका मतलब आपका ज्ञान और अनुभव कमजोर है। साथियों, जिस व्यक्ति ने प्रायर नोटिस को अच्छे से पढ़ लिया, जिस व्यक्ति ने इंटीमेशन लेटर और व्हाट्सएप रिकवरी एजेंट नोटिस रीड कर लिया, और जिसने एडवोकेट नरेंद्र जोशी के लाइव वीडियोस देख लिए, रिकॉर्डिंगें सुन ली, यानी कि अपने जिंदगी के सिर्फ 3 दिन 72 आवर्स जिसने हमारे चैनल पे सारी चीजें देख ली, उसे दुनिया की कोई ताकत परेशान नहीं कर सकती है। टॉपिक अंत में आएगा, जरूर सुनना, यूं ना हो कि मुद्दा चूक जाओ। उसके बाद आपको सेक्शन 25 का नोटिस आ जाए, 138 का नोटिस आ जाए, क्रिमिनल कंप्लेंट का नोटिस आ जाए, या एक्स पार्टी आर्बिट्रेटर का नोटिस या ट्रिब्यूनल का नोटिस भी भले ही क्यों ना आ जाए, यदि आप कानूनी आधारों पर, चैट जीपीटी के आधार पर, एआई के आधार पर, या एक जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है उसके आधार पर बनाए गए नोटिस यदि आप भेजते हो, ऑब्जेक्शन यदि भेजते हो, तो उसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है। अब मान लीजिए सेक्शन 25 भी हो गया, 138 भी हो गया, क्रिमिनल कंप्लेंट भी हो गई, आर्बिट्रेशन भी हो गया। अब आपने इन सारे नोटिसेस के यदि आपने जवाब दे रखे हैं, मैं दावा करता हूं, दावा, जितनी भी एनबीएफसी और बैंक ने मुकदमे फाइल कर रखे हैं ना, 99% उनकी कंप्लेंट में, उनके ड्राफ्ट में आपके द्वारा दिए गए प्रायर नोटिस का जिक्र नहीं होता है। आपने सेक्शन 25 का जो जवाब दिया उसका जिक्र नहीं होता है। आपने क्रिमिनल कंप्लेंट और 138 पे जो आपत्ति दी उनका जिक्र नहीं होता है। रिकवरी एजेंट ने जो दुर्व्यवहार किए, उनके खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज हुई, जो कंप्लेंट दर्ज हुई, उनका कोई रिकॉर्ड कभी भी उन ड्राफ्ट में नहीं लिखा जाता है। और यही गलती करती है एनबीएफसी और बैंक। यदि आपने सेक्शन 25 के नोटिस का जवाब दिया, आपने 138 और क्रिमिनल कंप्लेंट का जवाब दिया, और ऐसी स्थिति में यदि उन्होंने कंप्लेंट फाइल की है और कंप्लेंट में यदि इस चीज का जिक्र नहीं किया है कि हमने नोटिस भेजा लेकिन उन्होंने नोटिस पे आपत्ति दी, उनका नोटिस हमें प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं लिखकर यदि उन्होंने परिवाद पेश किया है, तो दौरान क्रॉस एग्जामिनेशन आप अपने डॉक्यूमेंट को जो आपने भेजा है, चाहे वो प्रायर नोटिस हो, सेक्शन 25 हो, 138 का जवाब हो, आर्बिट्रेशन हो, जितना भी हो, यहां मुद्दे की बात सेक्शन 25, 138 और क्रिमिनल कंप्लेंट की रहेगी, आर्बिट्रेशन सेक्शन 9 के अंदर आएगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, इन डॉक्यूमेंट को, असल डॉक्यूमेंट का आपके पास होना जरूरी है, यानी कि आपने जो भेजा उसकी कॉपी, डाक रसीद और ट्रैकिंग रिपोर्ट, और कोई लिफाफा लौट के आ गया तो वो लिफाफा। अब ये डॉक्यूमेंट क्रॉस एग्जामिनेशन में आपके एडवोकेट उसको एग्जिबिट मेंशन करते हैं, एग्जिबिट D1, D2, D3, D4, D5, D6, जितने डॉक्यूमेंट है उतने एग्जिबिट मार्क होंगे, और उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि आपने तो ये अपने परिवार में लिखा है कि आपने सेक्शन 25 का नोटिस दिया और पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्या ये बात कहना सही है? सामने वाले कहेगा बिल्कुल ये सही है। क्या आपको पूरी तरह जानकारी है? बिल्कुल सही। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब आप अपना ऑब्जेक्शन कोर्ट में डालेंगे और अपना
जो जवाब है, अपना जो ऑब्जेक्शन है वो कोर्ट में रखेंगे और उस पर एग्जिबिट मार्क कराते हुए आप ये कहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट इस तारीख का आपका नोटिस इस तारीख को भेजा गया, आपकी कंपनी को इस तारीख को प्राप्त हो गया, आपके एडवोकेट को इस तारीख को प्राप्त हो गया और ये आपके एडवोकेट मौजूद है। ये ट्रैकिंग रिपोर्ट, यानी कि कोर्ट में आपने मिथ्या आधारों पे, झूठे और बेबुनियाद आधारों पे अपना शपथ पत्र पेश किया। 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगती है बीएनएसएस में, भले ही सीरियल कानून का केस नंबर, धारा नंबर चेंज हो गया है। 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगती है कि कोर्ट को गुमराह करते हुए, मिथ्या तथ्यों से अवगत कराते हुए उक्त केस का प्रसंज्ञान कराया गया है और गलत जानकारी देकर गलत शपथ पत्र पेश किया गया है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया जाए। और एक एक डॉक्यूमेंट पे एक एक घंटा जीरा हो जाती है, एक एक घंटा क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता है और यही सारी चीजें डिफेंस एविडेंस में आती है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी एक जजमेंट दिया गया है, जो मैं अक्सर आपको कहता हूं, जो आपने हमारे ड्राफ्ट में देखा भी होगा, कि यदि अपनी विधिक प्रतिरक्षा के लिए यदि एक्यूज्ड ने किन्हीं डॉक्यूमेंट की डिमांड की है, कुछ सवाल पूछे हैं और यदि उसका जवाब बैंक, एनबीएफसी या फिर कंप्लेनेंट द्वारा नहीं दिया गया तो उसका परिवादी शून्य है। और ये गलतियां अक्सर होती ही होती है, क्योंकि जब आप पूछोगे, वहां पे जो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आया है उसको मालूम ही नहीं है, आपको पता है कि हमने प्रायर नोटिस दिया था। या फिर इसको इस तरीके से पूछा जाता है, क्या इस लोन के डिफॉल्ट होने से पहले एक्यूज्ड द्वारा कोई नोटिस आपकी बैंक को दिया गया था? सामने वाला ना कहेगा। आपने सेक्शन 25, 138 या क्रिमिनल कंप्लेंट का जो नोटिस दिया, उस मैटर में एक्यूज्ड द्वारा आपके नोटिस का जवाब दिया गया, क्या यह बात सही है? अब उनको जानकारी नहीं है। एक्यूज्ड द्वारा अपने लोन से संबंधित डॉक्यूमेंट के लिए और ईसीएस से संबंधित जानकारी के लिए एक मेल आपकी कंपनी को की गई थी। क्या आपको इस चीज की जानकारी है? अब ऐसी चीजों में उनको जानकारी न होने पर सीधा सा एप्लीकेशन फाइल होती है एक और गवाह को तलब करने की, जो उनकी कंप्यूटर ऑपरेटिंग को देखता है, जो मेल्स के रिप्लाई देता है। साथियों, इस तरह डेट चलती है और एक एक मैटर आगे चलते जाता है और आगे बढ़ता रहता है। अब यहां पर जो एक्सपर्ट एडवोकेट है वो जानता है कि R7 रिपोर्ट क्या होती है। एक कंपनी यदि, एक बैंक यदि केस फाइल करती है, चाहे वो नेशनलाइज बैंक भी क्यों ना हो, उसको अपने आप को एक विधिक अस्तित्व कोर्ट में साबित करना है। उनको कोर्ट में अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी पेश करना है, अपना कंपनी रजिस्ट्रार का प्रमाण पत्र भी पेश करना है, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डिटेल भी पेश करनी है, अपने कोड ऑफ कंडक्ट भी पेश करने हैं और अपनी लैंडिंग पॉलिसी भी पेश करनी है। लोन देते समय जो लोन एप्लीकेशन फॉर्म, जितने भी एग्रीमेंट, ईसीएस मैंडेट, जितने भी रिशेड्यूल, लोन स्टेटमेंट टिल डेट पेश करना है। और यदि एडवोकेट ने एप्लीकेशन लगाई कि बैंक मैनेजर को बैंक स्टेटमेंट के साथ तलब किया जाए कि मेरा ईसीएस इसी ब्रांच में डेबिट हुआ था, क्योंकि पिछले 2 साल से ज्ञान का जो आलोक हमने फैला रखा है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज किसी एडवोकेट से ज्यादा नॉलेज हमारे साथियों को हो चुका है। इसीलिए सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट और क्रिमिनल कंप्लेंट के मैटर में देखेंगे तो गुजरात में 2, मुंबई या दिल्ली में 1 जजमेंट हुए हैं और वहां भी सिर्फ और सिर्फ लोन डिफॉल्टर की गलती थी कि उसने ढंग से अपनी पैरवी नहीं की। क्यों? क्योंकि वहां जमानत कराने के बाद एक्यूज्ड ने जरूरत ही नहीं समझी अपना बचाव करने की। बाकी हजारों हजार मुकदमे चल रहे हैं। यदि इन हजारों हजार मुकदमे में
हर व्यक्ति को सजा होने लग जाए, जेल होने लग जाए, तो जेलों के अंदर जगह कम हो जाएगी। साथियों, थोड़ा अवेयर, थोड़ा नॉलेज आपको भी रखना है कि किन्हीं विषम परिस्थिति, आर्थिक हालात से यदि आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है, होने वाला है या हो चुका है, आपको प्रायर नोटिस भेजना है, डाक रसीद ट्रैकिंग रिपोर्ट निकालनी है, सेक्शन 25, 138 क्रिमिनल कंप्लेंट, इनकी कॉपी निकालनी है। और यही डॉक्यूमेंट कल आपका डिफेंस बनेगा, आपकी ढाल बनेगी और एनबीएफसी और बैंक के काले कारनामे कि वह कौन सी बातें छुपाते हैं, आपके जवाब तक को रिकॉर्ड पे पेश नहीं करते हैं, यह आपके लिए अच्छी बात होती है। और इन्हीं आधारों पर ये केस लटकते हैं, लिंगर ऑन होते हैं, और जब गवाह पे गवाह उतारे जाते हैं ना, तो बोलती बंद हो जाती है साहब, बोलती बंद हो जाती है। आर्बिट्रेशन की बात भी हम करेंगे, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। आज की तारीख में हमारे वीडियो देखने वाला प्रत्येक इंसान ये जानता है कि कोई भी कंपनी यदि एक्स पार्टी आर्बिट्रेशन अवार्ड करती है और हमने यदि ऑब्जेक्शन पर ऑब्जेक्शन दे रखे हैं, तो वो केवल और केवल हमारा बैंक अकाउंट होल्ड कर सकते हैं, वह भी गैर कानूनी तरीके से। मुझे कुछ साथियों ने कहा कि सर यूट्यूब पे इस प्रकार के वीडियो भी आते हैं कि आर्बिट्रेटर का अवार्ड सिविल ऑर्डर के समान समझा जाएगा और बैंकों को उनका पालन करना है और उन्हें अकाउंट होल्ड करने हैं। लेकिन जब आर्बिट्रेटर को आपत्ति दे दी गई, तो ऐसी स्थिति में आर्बिट्रेटर का अवार्ड शून्य हो गया, क्योंकि आर्बिट्रेटर की नियुक्ति ही शून्य थी। अब हमने आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन भेजे, वो चाहे रिजॉइंडर भेजे कि एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि आर्बिट्रेटर हम चुनेंगे, आर्बिट्रेटर वेन्यू हम डिसाइड करेंगे, आर्बिट्रेटर की लैंग्वेज हम डिसाइड करेंगे, लेकिन आपने ऑब्जेक्शन दे दिया और उस ऑब्जेक्शन का अगर उन्होंने रिजॉइंडर दिया भी है, तो उस रिजॉइंडर की कोई लीगल वर्थ नहीं होती और ऐसे रिजॉइंडर का आपको जवाब तक देने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, किसी भी प्रायर नोटिस, किसी भी सेक्शन 25, 138 क्रिमिनल कंप्लेंट और आर्बिट्रेशन के मैटर में आज तक कोई बैंक, एनबीएफसी कानूनी तरीके से जवाब नहीं दे पाई कि हमने एग्रीमेंट में ये क्लोज लिखे तो ये किस रूप से कानूनन सही है। साथियों, इसीलिए ये ध्यान रखिए कि आर्बिट्रेटर को आपने आपत्ति दे दी, आपके घर का चम्मच नहीं उठा सकते, क्योंकि उनको सेक्शन 9 में आना है। और सेक्शन 9 में आएंगे ना, मैं आपको बताता हूं, जोधपुर से हमारे सुनील जी और मध्य प्रदेश से राकेश जी, जब इनको सेक्शन 9 का नोटिस मिला, इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया, लेकिन स्वयं एडवोकेट के स्थान पर स्वयं उपस्थित हो गए। क्या जवाब देना है, क्या लिखित बहस पेश करनी है, क्या फाइनल आर्गुमेंट देने हैं, कौन से जजमेंट देने हैं, टोटली गाइड किया आपने। और आखिर उसका लाभ उनको, सुनील जी को मिल गया और राकेश जी को मिलने वाला है। इसलिए साथियों, मैं एक ही बात कहता हूं आपसे, केवल एक ही बात कहता हूं कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से यदि आप परेशान हैं, लोन पे नहीं कर पा रहे हैं, प्रायर नोटिस जरूर दीजिए। सेक्शन 25, 138 आर्बिट्रेशन प्रत्येक ऑब्जेक्शन दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप किसी की लीगल सर्विसेज में जुड़े, हो सकता है आपके 1 या 2 लोन हो। ये सारे ड्राफ्ट किस आधार पर तैयार किए जा सकते हैं, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक मेंबरशिप पर इसकी जानकारी दी हुई है। यदि सेक्शन 25, 138 आर्बिट्रेशन क्रिमिनल कंप्लेंट आरआरसी से यदि बैंकों को राशियां वसूल हो जाती ना, तो वो सेटलमेंट क्यों करते हैं। 20,000 लोन सेटलमेंट का एक्सपीरियंस है हमें कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से यदि कोई व्यक्ति मल्टीपल लोन डिफॉल्ट का शिकार हुआ है, तो उसमें कभी घबराने की, डरने की, अपने जीवन के बारे में गलत सोचने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका एक एक डॉक्यूमेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके सेटलमेंट में। लेकिन आप घबराते हो और इसमें नोटिस आ गया, अरे नोटिस आ गया, अरे फांसी का फंदा थोड़े आया है।
डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, अपने अधिकारों को जानने की जरूरत है। मैं एक बात कहता हूं, कलकत्ता कोर्ट में, प्रत्येक कोर्ट में जहां एनआई के मुकदमे लगे हुए सेक्शन 25 के, एक एक कोर्ट में 2,500 केसेस लगे हुए हैं। अगर वहां क्रॉस एग्जामिनेशन, बयान मुलजिम, डिफेंस एविडेंस, फाइनल आर्ग्यूमेंट और पूरे केस के दौरान सिर्फ 4 एप्लीकेशन भी अगर फाइल होती है ना, तो उनका जजमेंट आने में सालों साल लगेंगे, सालों साल। बस ये है, आपको अपडेट रहना है, क्योंकि दुनिया में खुद से बड़ा वकील कोई भी नहीं है। आपके केस में आप जानते हो कि आपको आर्बिट्रेशन के नोटिस कितनी बार आए, आपके केस में आप जानते हो कि सेक्शन 25 के नोटिस कितने आए, आपके केस में आप जानते हो कि आपके केस की स्टोरी क्या है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। बस जो व्यक्ति ये चीजें नहीं करेगा ना, उसको दिक्कतें होगी, ये मान के चलना। इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, प्रायर नोटिस भी खुद को देना है। सेक्शन 25, 138, क्रिमिनल कंप्लेंट, आर्बिट्रेशन, विलफुल डिफॉल्ट, गाड़ी रेपो, जितने भी नोटिस आते हैं उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ खुद के नाम से देना है। इसका फायदा क्या मिलता है? इसका फायदा यह मिलता है कि आपके पास नोटिस की कॉपी सुरक्षित रहेगी, आपके पास डाक रसीदें सुरक्षित रहेगी, आपके पास डिलीवरी रिपोर्ट या रिटर्न लिफाफे सुरक्षित रहेंगे। और ऐसी स्थिति में आपको अपने एडवोकेट को बतौर गवाह पेश करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और यदि आपके पास आपने किसी और से प्रायर नोटिस भिजवाया है, कहीं और से जवाब भिजवाए हैं, तो डाक रसीद, ट्रैकिंग रिपोर्ट या रिटर्न लिफाफे पहले ही ले लेना, क्योंकि जब बाद में आपको जरूरत पड़ेगी तो वो चीजें आपको मिल नहीं पाएगी, जो आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। साथियों, कितना भी चक्रव्यूह रच ले, लेकिन उस चक्रव्यूह में आएगा क्या? सेक्शन 25, रिकवरी एजेंट, 138 एनआई एक्ट, आर्बिट्रेशन, क्रिमिनल कंप्लेंट, सरफेसी, विलफुल डिफॉल्ट, सिविल सूट। लेकिन इस चक्रव्यूह में यदि आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल का प्रत्येक वीडियो देखते हो, प्रत्येक लाइव में जुड़ते हो, तो यकीन मान के चलना आप स्वयं अपने आप में अर्जुन हैं। आप स्वयं अपने आप में अर्जुन हैं, यानी कि आप उस चक्रव्यूह को भेद लेंगे, कहीं घबराएंगे नहीं, कहीं डरेंगे नहीं। ये चीज जाननी आवश्यकता है। बाकी मैं कह रहा हूं, मल्टीपल लोन डिफॉल्ट है, तनाव में बिल्कुल ना आए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अपने आप पे भरोसा सबसे ज्यादा रखें, और एक बात याद रखें, डर को कहो अलविदा, क्योंकि मैं हूं ना। मैं हूं ना कहना मेरा हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, चाहे वो हमसे जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, क्योंकि इतनी जानकारी हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है। आज मैं कहना चाहूंगा कि हमारे YouTube चैनल मेंबरशिप और Facebook मेंबरशिप पर जितने लोन डिफॉल्टर नहीं है ना, उससे ज्यादा तो एडवोकेट्स मेंबर है, क्योंकि उनको मालूम है कि यहां से वो खजाना मिलेगा कि हम दूसरों के लिए अपना काम कर सकते हैं। इसीलिए यदि आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल मेंबरशिप और फेसबुक मेंबरशिप में नहीं जुड़े हो ना, सिर्फ 1 महीना जुड़ के सारे वीडियो जरूर देखें। और अगर आप हर नोटिस का जवाब दोगे, आपत्ति दोगे, उसकी कॉपी आपके पास बची है, तो बैंकों को सेटलमेंट करना है, क्योंकि बैंक ये जानती है, एनबीएफसी ये जानती है कि व्यक्ति ने इतने जवाब दिए, और इन जवाबों पर यदि हम एक केस हार गए ना, तो अखबार की एक खबर हमारे सारे केसों का मटिया मेट कर देगी। इसलिए बैंक, एनबीएफसी खुद भी सेटलमेंट चाहता है, और वो सेटलमेंट भी अच्छे अमाउंट पे होगा यदि आप अवेयर है तो। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को इसी प्रकार प्यार देते रहिए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार के यूनिक कंटेंट, यूनिक जानकारी लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।